नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अरिस्टोक्रेट्स अदरवर्ल्डली एडवेंचर्स में। ये कहानी इस लड़के की है जो फालतू की मौत मर जाता है और इसका पुनर्जन्म दूसरे वर्ल्ड में होता है एक छोटे से बच्चे के रूप में। एक दिन घर जाते समय शीना ने लोगों को दुकान से भागते हुए देखा और दो लड़कियां उसके ठीक बगल में फिसल जाती हैं। तभी एक चोर अपने चाकू के साथ दोनों लड़कियों की ओर बढ़ता है। शीना उसकी तरफ दौड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। वह लड़कियों को भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसके पेट से लाल चटनी निकलने लगती है। खट्टी मीठी चटपटी चटकारे दाल, हलवाई स्टाइल चाट वाली चटनी, जिसको देखकर चोर डर के मारी भाग जाता है। अपने अंतिम पलों में वह उन दोनों लड़कियों को बचाकर खुश था, लेकिन सोचता है कि काश वो उन्हें रुलाता नहीं। उसकी आंख बंद हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रहस्यमय कमरे में पाता है। एक नौकरानी रोते हुए उसे केन के नाम से बुलाती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। मिल्क मॉमी केन के गले लगती है और उसे पूछती है कि क्या उसको उसके बूब्स याद हैं। मेरा मतलब है कि क्या उसको उसकी माँ याद है। केन और कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब वह आईने पर एक नजर डालता है तब वह घबराने लगता है और सोचता है कि वो क्या बन गया है। एक हफ्ते तक कोमा में रहने के कारण नौकरानी को लगता है कि उसका बुखार उसकी याददाश्त के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसकी माँ सिल्विया को जाने के लिए और उसके लिए सूप तैयार करने के लिए कहती है और उनके कमरे से चले जाने के बाद केन को अभी भी पता नहीं है कि वह कैसे एक बच्चा बन गया है। वो सोचता है कि क्या वे एक इसेकाई एनिमे का मेन कैरेक्टर है क्या। बिना समय बर्बाद करे वह अपने पूरे कमरे की छानबीन करना शुरू कर देता है ताकि उसे कोई हथियार मिल सके, लेकिन वो अपनी छोटी बंदूक को देखकर सोचता है कि इसको AK-47 बनने में टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ सिल्विया सोचती है कि उसने अपने आप को गीला कर दिया है, लेकिन बेचारा केन सिल्विया के सामने नंगू होने से शर्माता है। उसके कमरे से चले जाने के बाद केन में सारी जानकारी निकालने में कामयाब हो जाता है जो वह चाहता था। उसका असली नाम केन वॉन सिल्फोर्ड है, जो ग्राम और सारा का 3 साल का लड़का है, जिसकी एक बहन रेनी है। हालांकि ग्राम एक टॉप जी है और उसकी दूसरी पत्नी मारिया है और उसने उसके 2 बड़े भाई बहनों को जन्म दिया है। उसके पिता एक उच्च कोटि के शासक हैं और अपनी राज्य की सीमाओं को मॉन्स्टर के जंगल से बचाने के लिए एक सेना संभालते हैं। केन ये सुनकर उत्साहित होता है कि मॉन्स्टर हैं, लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि कुछ एडवेंचरस जादू का भी उपयोग कर सकते हैं और केन और उत्साहित हो जाता है। सिल्विया उसे जादू सिखाने का वादा करती है, पर उससे पहले उसे पढ़ना सीखना होगा, इसलिए वह तुरंत अभ्यास करना शुरू कर देता है। जब केन को जादू के बारे में पता चलता है तो वह मन बनाता है कि वह अपना पूरा जीवन यहीं जीना चाहता है, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में उसके माता पिता तो पहले ही मर चुके थे और उसके अंतिम रिश्तेदार उसके दादाजी का भी निधन हो गया था। रात के खाने के दौरान ग्राम को पता चलता है कि उसका बेटा लिख सकता है और रेनी बताती है कि उसे मैथ भी आती है। सारा सोचती है कि उसका बेटा एक जीनियस है, लेकिन केन सिल्विया को दुनिया की सबसे अच्छी मेड कहता है उसको पढ़ाने के लिए और सिल्विया उसकी माँ से निकाला गया दूध उसको पिलाती है। ग्राम सोचता है कि काश वो दूध निकालने के समय वहाँ होता। केन बताता है कि वह दुनिया के बारे में सब कुछ सीखना चाहता है ताकि वे एक एडवेंचरर बन सके और ग्राम ये सुनकर खुश होता है और उसकी सराहना करता है। ग्राम उसे अपनी सभी जादू की किताबें पढ़ने की अनुमति देता है, लेकिन उसे बताता है कि वे 5 साल की उम्र में बैप्टाइज होगा, उससे पहले वे जादू का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन शरारती पहले से ही अपने हाथ से आग निकाल रहा है। उसे पता चलता है कि वे पहले से ही जादू का उपयोग कर सकता है, लेकिन जादू का उपयोग करते समय उसके हाथ जल जाते हैं और वे जादू पर भी नियंत्रण नहीं कर पाता है। केन सोचता है कि ये जादुई ताकत उसे दुनिया का सबसे ताकतवर एजलॉर्ड बनने में मदद करेगी। रैनी चुपके से कमरे में आती है और उसे बताती है कि उसे उसके सारे राज पता चल गए हैं और उसे पता है कि वह गुप्त रूप से बाहरी दुनिया में अध्ययन कर रहा है। और केन को खुशी होती है कि उसकी बहन एक मूर्ख है। तब से उसकी बहन उसे बाहरी दुनिया के बारे में और इस साम्राज्य को बनाने वाले पहले एडवेंचरर यूया के बारे में सब कुछ सिखाती है। दुनिया के सभी अजूबों के बारे में जानने के बाद वह अपने बैप्टिज्म के लिए 2 साल और इंतजार नहीं कर सकता है, लेकिन वह दिन आखिरकार आ जाता है और उसका परिवार इस बात से खुश होता है कि वह कितना सुंदर लग रहा है। वे पूरे शहर से होते हुए निकलते हैं घोड़ा गाड़ी पर और केन एक पुराने जमाने जैसी दिखने वाली दुनिया को पहली बार देखकर आश्चर्यचकित है। वो गॉड से आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह अपनी बहन से उसकी स्टेटस विंडो दिखाने के लिए कहता है। वो उसकी सभी आंकड़ों से अचंभित है, लेकिन देखता है कि वो अपने भाई से प्यार करती है। वह तुरंत उससे कहती है कि उसने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाए और केन ऐसे दिखाता है कि उसे पता ही नहीं है कि वो किसके बारे में बात कर रही है।
उनके पिता बताते हैं कि गॉड के आशीर्वाद के काफी सारे लेवल हैं। हर आशीर्वाद का स्तर 1 से 5 के बीच है और वे गॉड द्वारा दिए जाते हैं उस व्यक्ति की रुचि और क्षमता के अनुसार। वे केन को आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए चर्च पहुंच जाते हैं और प्रीस्ट बैप्टिज्म शुरू करता है। गॉड्स की मूर्तियों से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी चमकने लगती है और केन सभी 7 गॉड्स के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। वे उसके असली नाम शीना से उसका स्वागत करते हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन जेनोम अपना परिचय देते हैं, लेकिन केन को लगता है कि ये नकली सेंटा उसकी लेने वाला है। सेंटा उसे बताता है कि वह जो कुछ भी सोच रहा है उसे वो सुन सकते हैं और फिर वो सब उसके पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि केन की मौत फालतू थी, क्योंकि वे अपराधी को अगर नहीं रोकता तो अपराधी गिर जाता और हर कोई उसे रोक लेता। मतलब केन एक सिंप है जिसने खुद की मरवा ली। क्या बोला तूने? मतलब खुद को मरवा लिया, क्योंकि 2 लड़कियों के सामने वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वे एक अच्छे काम के लिए मरा, इसलिए उन्होंने उसको रीइंकार्नेट कर दिया। भले ही वे बेवकूफ लग रहा है, पर केन जरा सा भी उदास नहीं है। आखिरकार उसका एक प्यार करने वाले परिवार में जन्म हुआ है और अब वह जादू का भी उपयोग कर सकता है, जो उसके सपनों में से एक है। रेनो गॉड ऑफ मैजिक उसे जादू का आशीर्वाद देता है। जेनोम उसे गॉड ऑफ वॉर के साथ साथ अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, जिससे वह वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा बन जाता है। गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी उसे एक बड़ा दिमाग प्रदान करते हैं ताकि वह महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर सके और उन्हें क्लैप कर सके। गॉड ऑफ कॉमर्स उसे निर्णय लेने की क्षमता और आइटम बॉक्स प्रदान करते हैं ताकि वे अंबानी बन सके, पर बढ़िया बॉडी के साथ। गॉड ऑफ अर्थ आती है और उसे आशीर्वाद देती है सबसे बड़े पीनट। जेनम उसे बताता है कि उसकी स्टेटस विंडो में उसे उनके आशीर्वाद का प्रभाव दिखाई देगा और उसे वापस भेजने से पहले हंसना शुरू कर देता है। प्रीस्ट ने मूर्तियों को इतने चमकते हुए पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए ग्राम केन को तुरंत स्टेटस विंडो दिखाने के लिए बोलता है। हालांकि केन को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वे स्टेटस विंडो की जाँच करने के लिए बाथरूम में भाग जाता है और वो जब देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि सारे गॉड्स ने उसे लेवल 10 का आशीर्वाद दिया है, जो कि उच्चतम स्तर का 2 गुना है। केन जानता है कि उसे ये सब कुछ छिपाना होगा और उसे स्टेटस कंसील नामक एक सीक्रेट टेक्निक दिखाई देती है, जिसका उपयोग वह अपने स्टेटस को छिपाने के लिए करता है। रात के डिनर के समय केन अपने परिवार के साथ होता है, जो उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। ग्राम उससे पूछता है कि क्या वे उसकी स्टेटस विंडो देख सकते हैं और वह उसे सबको दिखाता है। उसका पूरा परिवार हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे सभी 7 गॉड से आशीर्वाद मिला है और उसके मैजिक का लेवल 3,40,000 से भी अधिक है। वो केवल 5 साल का है और वो पूरे देश के काफी सारे जादूगरों से ज्यादा ताकतवर है। इससे उसके पिता घबरा जाते हैं और उससे अपने आंकड़ों को गुप्त रखने का वादा लेते हैं। केन सहमत होता है और सोने चला जाता है। फिर वो एक समनिंग मैजिकल बुक देखता है और अपनी हवेली के पिछवाड़े में एक प्यारा जानवर समन करने की कोशिश करता है। वो समनिंग सर्कल को एक्टिवेट करता है, लेकिन उसमें से एक विशाल राक्षस निकलता है। उसकी बहन और पारमा डर के मारे चिल्लाते हैं और उसको उसके पुराने जीवन की याद आती है ये सब देखकर। लेकिन इस बार वह वादा करता है कि सब कुछ अलग होगा, इसलिए वह राक्षस से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन राक्षस उसे घूसा मारता है। दर्द के साथ केन वादा करता है कि वह अब उन लोगों को रोने नहीं देगा जिनकी वह परवाह करता है। वह दूसरों की रक्षा करना चाहता है, इसलिए वह अपने शरीर की सारी ऊर्जा का उपयोग जादू करने के लिए करता है, जिससे राक्षस गायब हो जाता है। जैसे ही वह फर्श पर लेटता है, वह बिल्ली के फ्लफी कानों को देखता है और सोचता है कि काश वो उनको छू पाता। वो चाहता है कि उसे लोगों को फिर से रुलाना ना पड़े और उसको चिंता होती है कि वो मरने वाला है। हालांकि कुछ मिनटों बाद केन की नींद खुलती है और उसे आभास होता है कि वो अभी भी जीवित है और देखता है कि जिन लोगों को उसने बचाने की कोशिश की वे रो नहीं रहे हैं। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में उसकी शक्तियाँ वास्तव में लोगों को बचाने में मदद कर सकती हैं। उसके जन्मदिन समारोह के दिन उसके पिता उससे पूछते हैं कि वह भविष्य में क्या बनना चाहता है। केन बोलता है कि वो उसकी तरह 2 पत्नियों का पति बनना चाहता है ताकि वो थ्रीसम। वो बताता है कि वो देश भर में यात्रा करना चाहता है ताकि देश की सारी लड़कियों को पटा सके और उनके साथ कर सके, बात कर सके और हर तरह के लोगों की मदद करना चाहता है, खासकर लड़कियों की जिनके बड़े बड़े होंगे दिल बड़े होंगे। हर किसी की मुस्कान की रक्षा करने के लिए वे एक एडवेंचरर बनेगा। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प सुनने के बाद ग्राम उसके लिए एक ट्यूटर हायर करने का वादा करता है। अपने कमरे के अंदर वह सोच रहा होता है कि उसका ट्यूटर कैसा होगा, लेकिन उसकी ट्यूटर आ गई है। केन इतना उत्साहित है कि वो खिड़की की ओर भागता है और गलती से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है और उसकी फेवरेट जगह पर जाकर गिरता है, उसकी न्यू टीचर के मिलकर्स पर।
उसने लड़की से माफी मांगी और बटलर ने केन के दोनों ट्यूटर्स मिली और नीना का परिचय कराया। हवेली के अंदर मिली को अपना इंट्रोडक्शन देने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन केन ये देखने में व्यस्त है कि नीना एक एल्फ है। ग्राम कहता है कि उन्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है और केन उनसे बोलता है कि उससे ऐसे बात करे जैसे कि वो उनका दोस्त हो। मिली उसे पढ़ाने के लिए उत्साहित है और वे हवेली के ट्रेनिंग एरिया के अंदर तुरंत लेसन शुरू करती है। केन अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है जिससे मिली हैरान हो जाती है। केन की क्षमताओं की जांच करने के लिए वह तुरंत नकली की फाइट करने के लिए कहती है। केन उस पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है और वह मुश्किल से उसके हमलों को रोक पाती है। नीना पूछती है कि क्या उसे गॉड ऑफ वॉर का आशीर्वाद मिला है और केन कहता है कि हाँ, लेकिन ये एक सीक्रेट है। मिली हाफती है और नीना से विनती करती है कि वह उसे कुछ जादू सिखाए इससे पहले कि उसकी तलवार उसको पेनिट्रेट कर दे। नीना बताती है कि उसके पास लेवल 3 की जादुई क्षमता है, लेकिन केन तो पहले से ही बेसिक चीजें सीख चुका है। वह सभी तरह के जादू कर सकता है और उसके मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि वे पत्थर के निशाने को भेद देते हैं। केन बताता है कि गॉड ऑफ मैजिक से भी उसको आशीर्वाद मिला है और मिली को चिंता होती है कि वो उसको कुछ नहीं सिखा सकते हैं। वे अपने आइटम बॉक्स से एक तौलिया निकालता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है। उसका मैजिक पूरे मेंशन को नष्ट कर सकता है, तो केन ने सुझाव दिया कि वो स्टडी करने के लिए मेंशन के बाहर जाते हैं। वो घर से बाहर कभी नहीं गया है, इसलिए मिली और नीना को लगता है कि उसके लिए बाहर जाना बेहतर होगा। उन्होंने ग्राम को समझाया कि केन की क्षमताएं हवेली को नष्ट कर देगी और जब ग्राम को पता चलता है कि उसका बेटा पहले दिन से ही इतना शक्तिशाली है तो वह घबरा जाता है। वह जानता था कि ये दिन अंततः आएगा, लेकिन उम्मीद थी कि केन उससे पहले बड़ा हो जाएगा। कठोर मन के साथ ग्राम उसे एक शर्त पर बाहर जाने देने के लिए सहमत होता है कि वह जंगल में प्रवेश नहीं करेगा और पहली बार बाहर जाता है अपने ट्यूटर के साथ। नीना जादू की ट्रेनिंग से शुरू करती है और उसे उसके मिडिल लेवल के मैजिक का प्रदर्शन करने के लिए कहती है। केन ने तुरंत एक अग्नि मंत्र बोला और उसे पत्थर की ओर फेंका, जिससे दोनों लड़कियां गिर जाती हैं और एक विशाल गड्ढा हो जाता है जहाँ पर एक बड़ा पत्थर था। वो सोचते हैं कि इतना मैजिक यूज करने से वो थक गया होगा, लेकिन केन तो बिल्कुल थका नहीं है। मिली को एहसास होता है कि आसपास कुछ खतरा है और झाड़ियों से निकलकर एक खरगोश मिली पर हमला करता है, लेकिन उसका हमला चूक जाता है। वो केन की ओर बढ़ता है, लेकिन उसने खरगोश को चकमा दिया और हवाई गोलियों से उसे हरा दिया। लिली सोच रही है कि क्या वह उसको बेचने जा रहा है, लेकिन केन इसे अपने परिवार को दिखाना चाहता है, इसलिए उसने इसे अपने आइटम बॉक्स में जमा कर लिया है। लिली चकित है क्योंकि वे काफी टाइम से पैसे जमा कर रही है ताकि वो आइटम बैग ले सके। इस बीच नीना 300 मीटर के एरिया को स्कैन करती है कि कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। केन भी वो देखकर मंत्र को कॉपी करने की कोशिश करता है, जिससे वे 4 मॉन्स्टर खरगोशों का पता लगाता है। नीना को आश्चर्य होता है कि कोई नंबर ऑफ मॉन्स्टर भी बता सकता है। स्कैन के माध्यम से वे सभी खरगोशों को हरा देते हैं, हालांकि उनमें से एक भाग जाता है और केन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन मिली उसे चेतावनी देती है कि वे कभी भी जंगल के अंदर न जाए, क्योंकि इसके अंदर लेजेंडरी मॉन्स्टर रहते हैं और कुछ 10 साल में सभी राक्षस शहर में घुसने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि उनकी दीवारें इतनी मजबूत हैं। केन समझ जाता है कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन वह एक दिन अपने दम पर उसके अंदर घूमने जाना चाहता है। उस रात उसने चेक किया और देखा कि कुछ खरगोशों को मारने के बाद उसका लेवल 8 पर पहुंच गया है। उसने उसके लेवल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं कि जांच की और देखा कि गॉड्स चोजन के खिताब के कारण वो जो कुछ भी सीखता है उसका 100 गुना हो जाता है। केन की शक्ति पहले से ही सभी मनुष्यों को पार कर चुकी है और उसने महसूस किया कि अगर यही जारी रहा तो पूरा देश उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। कुछ दिनों बाद मिली केन को एडवेंचरर गिल्ड ले जाती है ताकि वह कुछ शक्तिशाली राक्षसों से लड़ सके। रोडी पूछती है कि उन्हें यहाँ कैसे आना हुआ और मिली बताती है कि वो केन के लिए कुछ क्वेस्ट लेने आई है। हालांकि एक आदमी आता है और मिली और नीना को डी रैंकर होने और एक बच्चे की देखभाल करने के लिए उनका मजाक उड़ाता है। क्योंकि वे डी रैंक पर है, इसलिए वे उन्हें बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है ताकि वे उसे दिखा सके कि असली डी कैसा होता है। नीना उसे दूर हटने के लिए बोलती है, लेकिन क्रॉस उसके अपमान से तंग हो गया है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जबकि 2 अन्य बंदे मिली को पकड़ते हैं। जैसे ही वो उसके चेहरे को छूने वाला होता है, केन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो किसी को भी उसकी बंदी को छेड़ने नहीं देगा। मेरा मतलब है ट्यूटर को। मिली केन को भागने के लिए कहती है, तभी केन उसके चेहरे पर मारता है। क्रॉस खड़ा हो जाता है और घूसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन केन हर एक हमले से बच जाता है, यहाँ तक कि अपनी उंगलियों से उनकी तलवार पकड़कर उन्हें बाहर फेंक देता है। अन्य 2 मिली के गर्दन पर चाकू रखते हैं, लेकिन केन उन्हें भी सबक सिखाता है। नीना केन को गले लगाती है और वादा करती है कि वह अगली बार उसकी रक्षा करेगी। वर्षों के परीक्षण के बाद केन बड़ा हो गया है। सिल्विया उसे बताती है कि अंतिम क्लास कुछ दिनों में होगी और केन उत्साहित है
और उन्हें धन्यवाद देने का एक तरीका खोज रहा है। वह याद करता है कि मिली को एक जादुई बैग चाहिए था, इसलिए उस रात केन अंधेरे जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में जाता है। उसके सामने एक ब्लड डीमन आता है जिसको वो हरा देता है। इसके बाद वो एक अर्थ ड्रैगन को हराता है और गार्ड सोचते हैं कि राक्षस हमला करने वाले हैं। पूरी सेना हमले के लिए निकल जाती है और ग्राम पूरी सेना का नेतृत्व करता है। केन सब कुछ एकत्र करता है जो वे लेने आया था और अपना रुमाल पीछे छोड़कर टेलीपोर्ट करता है। ग्राम घटनास्थल पर आता है और उसके सैनिक उसे सूचित करते हैं कि जंगल में सभी राक्षसों का सफाया हो गया है। ग्राम सोचता है कि कौन हो सकता है इतना ताकतवर। ग्राम की नजर फिर जमीन पर पड़ी रुमाल पर पड़ती है जिसको देखकर वह हैरान हो जाता है। केन के शिक्षण का अंतिम दिन आता है और दोनों ट्यूटर आते हैं और उसे बताते हैं कि आज उसकी ग्रेजुएशन का अंतिम दिन है और पिछले 3 वर्षों से कड़ी मेहनत करने के लिए उसे बधाई देते हैं। केन उन्हें उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें धन्यवाद बोलता है और गिफ्ट के तौर पर जादुई बैग देकर उनका आभार प्रकट करता है जो उसने जंगल के अंदर ब्लड डीमन और अर्थ ड्रैगन को हराकर सामग्री एकत्र कर बनाया है। लेकिन वह उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह केवल नॉर्मल बैग है जिसमें ज्यादा सामान नहीं आएगा, बस एक हवेली के जितना सामान आएगा। मिली उसे बताती है कि सबसे महंगे मैजिक बैग में केवल 2 कैरेज लायक सामान आता है। मिली को चिंता है कि लोग उनसे इसे लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन केन बताता है कि उसने उन्हें एन्चेंटेड कर दिया है ताकि अगर कोई इन बैगों को ले जाए तो वे उतने ही भारी हो जाएंगे जितना कि उनके अंदर सामान है। मिली और नीना उसे ये सब करने के लिए धन्यवाद देती हैं और वे दोनों अपने घुटनों पर बैठकर उसको ब्लोजअप धन्यवाद देती हैं। वे उससे कहते हैं कि बड़े होने पर अगर उसे कभी भी उनकी मदद की जरूरत पड़े तो वे हमेशा उनके पास आ सकता है और वे उसकी मदद जरूर करेंगे, चाहे कोई भी काम हो मतलब। और इसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है और केन को लगता है कि वो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर असल में उसका कुछ और ही बड़ा हो गया है। खड़ा है। महीनों बाद एक गहरी गुफा के अंदर केन एक रेड ड्रैगन से लड़ता है और उसे एक हमले में ही हरा देता है। उसने दुनिया के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को हराया है, इसलिए जब वह अपनी स्टेटस विंडो देखता है तो हैरान हो जाता है। उसका जादू 80 मिलियन से अधिक हो गया है और उसको ड्रैगन स्लेयर का खिताब मिला है। उस दिन से अब तक 2 साल बीत गए हैं और केन आखिरकार 10 साल का हो गया है। वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक इवेंट में जा रहा है। केन 3 किलोमीटर के दायरे को स्कैन करने के लिए अपना मैजिक यूज करता है और उसे पता चलता है कि राक्षसों ने आगे सैनिकों पर हमला कर दिया है और वे अपने पिता को वहां जल्दी पहुंचने के लिए कहता है ताकि वे लोगों को बचाने की कोशिश कर सके। हालांकि घोड़े बहुत धीमे हैं, इसलिए केन स्पाइडरमैन की तरह गाड़ी से बाहर कूदता है और अपने हवा के जादू की सहायता से राक्षसों की ओर तेजी से बढ़ता है। सभी सैनिक हारने वाले हैं, लेकिन केन ने कूदकर सैनिकों में से एक सैनिक को बचा लिया। वे अपने रास्ते में आने वाले हर एक राक्षस को नष्ट करने के लिए अपना मैजिक यूज करता है। फिर भी कुछ बीस्ट गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, इसलिए केन अपनी तलवार को समन करता है और उन्हें एक हमले में ही खत्म कर देता है। फिर उसका सामना बॉस डीमन से होता है। तुरंत वो अपनी तलवार पे फायर मैजिक यूज करके बीस्ट को मार डालता है। सिपाही उसे गाड़ी से दूर रहने के लिए कहते हैं। केन अपना इंट्रोडक्शन ग्राम के बेटे के रूप में देता है। तभी ग्राम के सैनिक वहाँ आते हैं। काफी खून निकलने के कारण सैनिक गिर जाता है, इसलिए केन उसको अपने मैजिक से ठीक करता है, जिससे बाकी सभी सैनिक भी ठीक हो जाते हैं। ग्राम अंत में आता है और भयानक दृश्य को देखता है। तभी उसकी नजर शाही मोहर पर पड़ती है, जिसको वो तुरंत पहचान लेता है। अंदर 2 लड़कियां राजकुमारी तेलिस्टिया और ड्यूक की बेटी सिल्क दिखती है। वे उन दोनों को बचाने के लिए ग्राम को धन्यवाद देती हैं, लेकिन ग्राम उन्हें बताता है कि ये उसका बेटा केन था जिसने उन्हें बचाया। तेलिस्टिया लगभग बेहोश होने लगती है, इसलिए केन उसे बेहतर महसूस कराने के लिए एक आराम मंत्र का उपयोग करता है। प्रकाश उसके सारे दर्द और चिंता को दूर कर देता है, लेकिन नटखट ने उन्हें किसी अन्य प्रकार के जादू से मंत्रमुग्ध कर दिया है। तुरंत तेलिस्टिया उसके पास आती है और उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद देती है। सिल्क उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि वह अब तक का सबसे बड़ा तलवारबाज है, लेकिन तेलिस्टिया कहती है कि उस पर उसका हक है और दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि कौन केन को ब्लोजअप। वे उसके पिता की आंखों के सामने उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। विशाल गाड़ी के अंदर केन को आश्चर्य होता है कि वो दोनों उसे इतना चिपक क्यों रहे हैं। तेलिस्टिया बोलती है कि वो डरी हुई है, इसलिए वह उसे छोड़ नहीं सकती है और वे दोनों उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है जब तक कि ईसा नहीं आ जाता। सैनिक उन्हें सूचित करता है कि वे आराम करने की जगह पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन रेस्ट एरिया में आने के बाद लड़कियां उसके साथ थ्रीसम करना चाहती हैं। मेरा मतलब है आराम करना चाहती है। केन बचने की कोशिश करता है, लेकिन तेलिस्टिया और सिल्क उसे बताती है कि वो दोनों डरी हुई हैं। ग्राम यह कहता है कि ये अनुचित है, लेकिन लड़कियां बोलती हैं कि वो बहुत ज्यादा सदमे में है और किसी अजगर ने उन पर हमला कर दिया, तो इसलिए वो केन के अजगर के साथ रात बिताना चाहती है। ग्राम कहता है कि उसके अजगर के साथ वो रात बिता सकती है, लेकिन सिल्क बताती है कि उसका अजगर केन के अजगर से छोटा है।
वह केन से उनके साथ रात बिताने के लिए विनती करती है और वह मान जाता है। ग्राम कहता है कि उसकी 2 पत्नियां हैं, लेकिन उसे 2 गुना सिरदर्द भी झेलना पड़ता है। बेडरूम के अंदर लड़कियां उससे अपने बगल में सोने के लिए विनती करती हैं और वे बिस्तर को एक दूसरे के करीब धकेल देती हैं, लेकिन बिस्तर को एक दूसरे के बगल में धकेलना काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी रात केन के शरीर को तकिए के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। लगता है कि वो 10 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी लूज कर देगा। उस पूरी रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन कुछ रातों की नींद हराम करने के बाद आखिरकार वे कैपिटल पहुँचे। हेड नाइट उनका स्वागत करता है पर दोनों केन से चिपकी रहती हैं। नाइट केन का सम्मान करने के लिए झुकता है और बताता है कि उनको पहले से ही खबर मिल गई थी कि केन ने कैसे सबको बचाया। जिनका खात्मा हो गया था, केन आइटम बॉक्स से उनकी बॉडी निकालता है और बॉडीज को उनके परिवार को सौंपने के लिए बोलता है। एक घंटे की आवाज आती है और केन वहाँ से जाने लगता है। नाइट उसे सूचित करता है कि वो राजा से मिलने जा रहे हैं। केन को राजा के सामने देखने के लिए सारे नेता वहाँ जमा हुए हैं, मोदी, केजरीवाल और यहाँ तक कि राहुल गांधी भी। झूठ बोलो, मजा आया। वो राजा के सामने झुकता है और राजा का कमांडर उसे तरिस्तिया और सिल्क को सभी 50 ओक से बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है। उसकी बहादुरी के लिए उसे इनाम भी मिलता है। राजा ने उसे एक हवेली, 10 प्लेटिनम के सिक्के और बैरन की उपाधि प्रदान करी। एक मोटा नेता आगे आता है और कहता है कि बच्चे को इतनी दौलत देना उचित नहीं होगा। राजा कॉर्निगो से कहता है, अबे मोटे, अपना पेट कम कर क्या, फिर बोलिए कुछ। राजा का कहना है कि जो स्थिति थी उसमें वो अपनी लड़कियों को नहीं बचा पाता और इस राज्य को केन जैसे शूरवीरों की जरूरत है, इसलिए राजा का फैसला नहीं बदलेगा और कॉर्निगो को भगा दिया जाता है। राजा केन से पूछता है कि क्या वो सब कुछ स्वीकार करेगा। केन विनम्रता पूर्वक सभी पुरस्कार स्वीकार करता है, लेकिन राजा उसके साथ निजी तौर पर बात करना चाहता है। ग्राम और केन राजा से मिलने का इंतजार करते हैं और उसका पिता उसे अपने दूसरे लड़कों से पहले अपना मेंशन हासिल करने की बधाई देता है। राजा 2 लड़कियों के साथ प्रवेश करता है और केन सोचता है कि वह राजा को नहीं बता सकता है कि उसने उसकी बेटी के साथ कल रात को क्या किया था। राजा अपनी बेटी को बचाने के लिए केन को धन्यवाद देता है और ड्यूक भी अपनी बेटी सिल्क को बचाने के लिए आभार व्यक्त करता है। राजा उसे बताता है कि कुछ महत्वपूर्ण बात है जिस पर वह चर्चा करने आया है और उससे पूछता है कि क्या वह उसकी बेटी और ड्यूक की बेटी का हाथ लेगा। शादी अभी नहीं होगी, लेकिन वह उसके बड़े होने का इंतजार करेंगे। आखिरकार वह 2 अविवाहित लड़कियों के साथ सोया है। अब कोई भी उन्हें कभी भी दुल्हन के रूप में स्वीकार नहीं करेगा और उसको उनके क्रोध का सामना करना पड़े। उससे बेहतर होगा कि वो इसको स्वीकार कर ले। कुछ समय पहले राजा ये जानकर हैरान रह गया था कि उसकी दोनों बेटियां केन से शादी करना चाहती है और केन की महान उपलब्धियों के कारण उसने केन को इस राज्य में रखने का फैसला किया। और केन सोचता है कि वो कहाँ फंस गया है। केन के पिता भी उसे कोई सलाह नहीं देते। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण केन उनके साथ सेक्स, केन उनका पति बनने को तैयार हो जाता है। तरिस्तिया और सिल्क बोलती है कि उसके साथ बिताई गई रात वो कभी नहीं भूलेंगे। केन बताता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, क्योंकि उस रात को अंदर बाहर की वजह से वो सही से सो भी नहीं पाया। वो उससे पूछते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। केन बोलता है कि मारो मुझे, मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कुछ दिनों बाद केन गॉड से मिलने के लिए चर्च जाता है। ज़ेनम केन से बोलता है कि काफी टाइम हो गया हमें मिले, लेकिन केन बताता है कि उसका स्टेटस उसके वर्तमान स्टेटस से बहुत अधिक हो गया है और केन सबसे ताकतवर इंसान बन गया है। इसलिए ज़ेनम उसे पूछता है कि क्या वो गॉड बनना चाहेगा। पर गॉड के स्टेटस के बाद भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो वो अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए ज़ेनम उसे मजबूत रिश्ते बनाने की सलाह देता है। वह केन से पूछता है कि क्या वह अपने पिछले जीवन के ज्ञान के आधार पर कुछ मनोरंजन चीजों का निर्माण करेगा। केन सोचता है कि वह एक खेल बना सकता है और ज़ेनम और टेक्नोलॉजी के गॉड उसे ऐसा कुछ बनाने के लिए विनती करते हैं। उसी दिन बाद में रीनी कुछ कपड़ों की खरीदारी कर रही होती है और केन वहाँ बैठे बैठे परेशान हो जाता है और बाहर चला जाता है। बाहर वो पार्मो को देखता है, वो लड़की जिसे उसने 5 साल पहले बचाया था। उसके अंकल तामनिश केन को अपना परिचय देते हैं और ये जानकर चौंक जाते हैं कि वो एक नोबेल है। केन उन्हें उससे नॉर्मल व्यवहार करने को बोलता है और उसकी दुकान देखने के लिए दुकान में एंट्री करता है। ये एक एंटिक स्टोर है जहाँ हर वस्तु को तामनिश द्वारा बनाया गया है, इसलिए केन उससे पूछता है कि क्या वह उसके लिए कुछ विशेष चीज बना सकता है। तामसिन हाँ बोलता है। फिर उसे उस खेल का ब्लूप्रिंट दिखाता है जिसे वह बनवाना चाहता है। तामनिश को लगता है कि यह गेम हिट होगी, तो केन उसे एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए कहता है और उसे इसके लिए एक पूरा सोने का सिक्का देता है। तामनिश
इतनी अधिक पेमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन केन ने उनसे कहा कि उन्हें इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना चाहिए। तामनीस विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता है और वादा करता है कि वह उसके लिए सबसे अच्छा गेम बोर्ड बनाएगा। केन खुश होता है और दुकान के बाहर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेनी उसके गायब होने की वजह से बहुत परेशान है। वह उससे पूछती है कि उसने उन सभी कपड़ों को क्यों नहीं देखा जो उसने उसके लिए आजमाए थे, लेकिन केन का कहना है कि वह वैसे भी उन सभी में एक जैसी ही लगती है, बस सूरत। रैनी ये सुनकर खुश होती है कि उसका ओनी-चैन सोचता है कि वह बदसूरत है, क्योंकि वह उसे ढंग से बताएगी कि उसको क्या बोलना चाहिए। वह अपने ओनी-चा को इम्प्रेस करने के लिए पूरी रात उसको अलग अलग ड्रेस पहनकर दिखाती है और उसको दंड देने वाली होती है उसको ड्रेस पहनाकर, पर सिल्विया उसे बचाने के लिए आती है और उसे सूचित करती है कि तामनीस ने अपनी दुकान के अंदर प्रोटोटाइप को पूरा कर लिया है। केन हैरान होता है कि ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसने सोचा था। वह केन के साथ खेलते हुए दोपहर बिताते हैं और तामनीस को लगता है कि ये बहुत फेमस होगा। केन सुझाव देता है कि वे अमीरों के लिए एक फैंसी दिखने वाला बनाए, क्योंकि उसे यकीन है कि अमीर लोगों को एक फैंसी दिखने वाला पसंद आएगा। केन 50 फैंसी वाले और 1000 सामान्य दिखने वाले बनाने का सुझाव देता है। तामनीस को लगता है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन उसकी कंपनी एक बार में इतनी सारी गेम नहीं बना सकती है। तो केन कुछ सोने के सिक्कों को मेज पर पटकता है, जिसको देखकर तामनीस वादा करता है कि वह जितनी जल्दी हो सके सभी बोर्ड्स बनाएगा और उनकी गेम का स्टाइल कोई चोरी ना करे, इसलिए वे बोर्ड को गॉड ऑफ कॉमर्स को दान में देते हैं। बोर्ड से गोल्डन कलर की रोशनी निकलती है और बोर्ड गायब हो जाता है। केन एक और अनुरोध करता है और उससे पूछता है कि क्या वह शाही परिवार के लिए एक ज्यादा फैंसी वाला बना सकता है। तामनीस खुश है कि वो शाही परिवार के लिए काम आ पाएगा। अगले दिन एक सेरेमनी है और ग्राम केन को चेतावनी देता है कि माता पिता अपनी बेटियों का रिश्ता उससे करवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। केन बोलता है कि वो सब लड़कियों के साथ करेगा पर किसी के साथ शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह एक टॉप जी है। ग्राम हैरान है और सोचता है कि उसका बेटा तो उसका भी बाप है। महल के अंदर केन कॉर्नेगो को अपने बच्चों के साथ देखता है और सोचता है कि वो टट्टी है। फिर वो ड्यूक और सिल्क से मिलता है, लेकिन ड्यूक की मुस्कान से थोड़ा डर जाता है। ड्यूक उसकी बेटी को बचाने के लिए उसे धन्यवाद देता है और आशा करता है कि उन दोनों के बीच एक टपाटप वाला रिश्ता होगा। और केन सोचता है कि वो कहाँ फंस गया है। केन सिल्क को बताता है कि वे सभी देशों में सबसे सुंदर लड़की है और वादा करता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पिता की पहली पत्नी ने जैसे उसके पिता को धोखा दिया था और किसी और के साथ रंगरलियां बनाई थी, क्योंकि वो इतना बेकार और बदसूरत था, वो उसकी तरह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सिल्क के पापा बोलते हैं कि ग्राम तो है ही बदसूरत और केन की शक्ल गोबर से मिलती है। ग्राम किसी को भी अपने बेटे को रोस्ट करने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए वह ड्यूक को बताता है कि वह सिल्क का असली पिता है। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वह चले जाते हैं और ग्राम केन को बताता है कि उसने उसके आत्मविश्वास की मां बहन कर दी है और केन कहता है कि वो खुश है कि उसको उसकी असलियत पता चल गई है। तभी राजा की एंट्री होती है। केन को उसकी किसी बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसकी नजर तो राजकुमारी पर है। किंग की स्पीच के बाद केन ने राजा को बधाई दी और राजकुमारी को कहा कि वह एक देवी से भी ज्यादा अधिक सुंदर लग रही है और केन वादा करता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पिता की पहली पत्नी ने जैसे उसे छोड़ा था उसकी तरह तो बिल्कुल नहीं। राजा ग्राम को कहता है कि उस रात वो जल्दी सो गया होता तो ये पैदा ना होता। तभी केन बोलता है कि ग्राम की कोई गलती नहीं है, क्योंकि तलिस्टिया उसे डैडी बोलती है। वह अपने सभी जोक्स के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और राजा को माफी के रूप में उपहार भी देता है। राजा बोलता है कि अगर पबजी होती तो मजा आता, चिकन डिनर करने को तो मिलता। राजा उसे बाद में अपने कमरे में आने के लिए आदेश देता है, अगर नहीं आएगा तो उसकी मार ली जाएगी। क्या बोला तूने? मेरा मतलब है कि मार दिया जाएगा। और केन सहमत हो जाता है। ग्राम केन से पूछता है कि वह कब से इतना बड़ा व्यापारी बन गया, और केन कहता है कि उसे अपनी हवेली की देखभाल करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह अपने बदसूरत पिता से अधिक अमीर है। ग्राम अपमान को स्वीकार करता है, क्योंकि वह हमेशा से चाहता था कि उसके बच्चे उससे अधिक सफल हो, लेकिन चाहता है कि केन ये सुनिश्चित करे कि वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती कर सके। केन ऐसे देखभाल करने वाले पिता को पाकर खुश है, लेकिन तभी सिल्क आती है और उसे कोने में ले जाती है। वे एक साथ करते हैं बात, और सिल्क ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि तलिस्टिया को उसके साथ बात करने का मौका ना मिले। लेकिन तभी कॉर्नेगो के बच्चे कबाब में
में हड्डी की तरह बीच में आ जाते हैं। लड़का सिल्क की ड्रेस की तारीफ करता है, लेकिन सिल्क उसे कुछ नहीं बोलती। उसका एक चेला केन से कहता है कि जब हैबिट निजी बात कर रहे हो तो उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। केन अपना परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन हैबिट केन से कहता है कि उसे मिस सिल्क को परेशान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। केन उसे बताता है कि पहले हैबिट माफी मांगेगा, अगर नहीं मांगेगा तो वो उसकी टांग तोड़ देगा, और वो हैबिट को बोलता है कि वो एक छपरी है। हैबिट गुस्से में है और केन को पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। सिल्क चिंतित है कि केन मरने वाला है, इसलिए वह उसके साथ प्लॉट डेवलप करने की कोशिश करती है। ये भी ठीक है। लेकिन हैबिट पर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए वह उन्हें लड़ाई शुरू करने के लिए कहता है। सिल्क उसकी बात की परवाह नहीं करती और केन को गले लगा लेती है ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। कोर्नेगो के चेले क्रोधित हो जाते हैं और नाचने लगते हैं और केन पर अपने मैजिक का उपयोग करते हैं, पर कुछ नहीं होता। दूसरा बंदा भी नाचते नाचते मैजिक का उपयोग करता है, पर कुछ नहीं होता। सिल्क उन्हें डांस बंद करने के लिए कहती है और बोलती है कि वो मुंबई नहीं आ सकते हैं। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। मेरे को कहाँ आना है? क्योंकि केन कोई साधारण बच्चा नहीं है, वह एक बैरन है। 会員フォン・シルフォード男爵です。 सिल्क बताती है कि उसने राजकुमारी को 50 ओर की सेना से बचाया था। 会員フォン・シルフォード男爵です。 कोर्नेगो और उसके चेले केन से माफी मांगते हैं और एक तिलचट्टे की तरह वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद सिल्क बोलती है कि वो पहले ही अपना परिचय दे सकता था, पर दिया नहीं, और बोलती है कि वो इसके बारे में राजकुमारी को बताएगी। केन उसे मना करता है, लेकिन सिल्क वादा करती है कि अगर वे उसके साथ एक रात, मेरा मतलब है कि अगर वो एक डेट पर जाते हैं तो वो उस बात को गुप्त रखेगी। टेलिस्टिया वहाँ आती है और पूछती है कि क्या राज की बात है। केन तुरंत सिल्क को बोलने से रोकता है। टेलिस उसे बताती है कि वो सिल्क के होठों को छू रहा है और वह इसके बारे में किंग को बताएगी, लेकिन सिल्क खुलासा करती है कि वे एक साथ डेट पर जा रहे हैं। टेलिस को जलन होती है और वह चाहती है कि केन भी उसके साथ डेट पर जाए। केन को लगता है कि वो क्यूट लग रही है, इसलिए वो उसके साथ डेट पर जाने का वादा करता है। राजा पीछे से आता है और पूछता है कि उसने क्या कहा। भी टेलिस बताती है कि वो करने के लिए डेट पर जा रहे हैं, बात करने के लिए। केन बोलता है कि वो सिर्फ बात करने के लिए जा रहे हैं डेट पर। राजा कहता है कि वे इसके बारे में आराम से बात करेंगे। केन को पता चलता है कि उसके लगने वाले हैं और किंग उसकी लेने वाला है खबर अच्छे से, और किंग केन को मार डालता है। पर अगले दिन केन वापस जिंदा हो जाता है क्योंकि वे कहानी का मेन कैरेक्टर है। जब राजा को ये खबर मिलती है तो वह इसे फिर से मारने की कोशिश करता है। ड्यूक उसके पास आता है और उसे उसके साथ रिवर्सी खेलने के लिए बोलता है। कुछ दिनों बाद केन आखिरकार उसकी हवेली देखने के लिए जाता है और वह देखता है कि ये एक खंडर हवेली है। इसका वर्षों से रखरखाव नहीं किया गया है। अपने जादू से वे सभी कमरों की जांच करता है और अपनी जादुई शक्तियों से सफाई शुरू करने का फैसला करता है। पूरी हवेली अपने आप साफ और नई जैसी हो जाती है। हर एक कमरा एकदम नया हो जाता है और सिल्विया भी आखिरकार वहाँ आती है बाकी सभी सर्वेंट्स के साथ। वह ये सुनकर बहुत खुश होती है कि वह उसकी पर्सनल मेट बनने जा रही है, इसलिए वे नौकरानियों के एक ग्रुप को और एक बटलर को भी लाई है ताकि वो सब एक साथ गैंग बैंग कर सके। सिल्विया नौकरानियों को तुरंत सफाई शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ धूल का एक कण भी नहीं है। केन खुलासा करता है कि उसने जादू से सब कुछ साफ कर दिया है। सिल्विया केन की सभी वस्तुओं की जगह बनाने के लिए चली जाती है और कॉलिन उसे घर जाने के लिए कहता है। केन भूल गया है कि आज उसके बड़े भाई आने वाले हैं ग्राम की हवेली में वापस। केन के भाइयों ने उसे उनसे पहले हवेली पाने के लिए उसे बधाई दी और वह खुश है कि वह उनका छोटा भाई है। केन अपने परिवार को अपनी नई हवेली दिखाता है, लेकिन ग्राम उलझन में है क्योंकि उसे याद है कि ये तो पूरी तरह से टूटी फूटी थी। केन बताता है कि उसने इसे थोड़े से जादू से फिर से ठीक कर दिया है और सारा को गर्व होता है कि उसने ग्राम की दूसरी पत्नी के विपरीत इतना टैलेंटेड बेटा पैदा किया है। वह उन्हें घर के दौरे के लिए ले जाता है, लेकिन ग्राम की इच्छा है कि केन को घर को किसी आर्ट पीस से सजाना चाहिए। केन सोचता है कि उसके पास एक समाधान है, इसलिए वह एक सेकंड के लिए गायब हो जाता है। जैसे ही वह वापस आता है, सिल्विया डर के मारे चिल्लाती है और सभी नौकरानियां उनके सामने रेड ड्रैगन को देखकर डर जाती हैं। ग्राम केन से इसका मतलब पूछता है और केन कहता है कि ये एक रेड ड्रैगन है। ग्राम कहता है, अच्छा, मुझे तो लगा ये मेरी पुरानी पत्नी है। ग्राम जानना चाहता है कि रेड ड्रैगन यहाँ कर क्या रहा है, तो केन बताता है कि उसने अकेले ही इसे हरा दिया था। ये एक डिजास्टर लेवल का ड्रैगन है, इसे पहले कभी नहीं हराया गया है, लेकिन इतना बहादुर बेटा पाकर ग्राम खुश है। एक मरे हुए रेड ड्रैगन की कीमत इस दुनिया में 10,000 प्लेटिनम सिक्के हैं और केन को पता चलता है कि ये उसकी पुरानी दुनिया में $100 मिलियन के बराबर है। तभी सारा के चिल्लाने की आवाज आती है और वे एक साथ बाथरूम की ओर भागते हैं। सारा उनसे पूछती है कि ये कैसा बाथरूम है, क्योंकि
किसने उसे ग्राम से भी ज्यादा सेटिस्फाई किया है। यही सोचकर कि वो बड़ा चढ़ाकर बोल रही है, ग्राम जांच करने के लिए जाता है। अंदर जाने के बाद ग्राम सोचता है कि उसको भी अपने घर में ये लगवाना होगा और बोलता है कि मेहमान इससे खुश होंगे। केन को आश्चर्य होता है कि उसके यहाँ मेहमान क्यों आएंगे। ग्राम बताता है कि जब एक नोबेल एक हवेली का मालिक बनता है तो उसे एक पार्टी आयोजित करनी होती है और सभी नोबल्स को आमंत्रित भी करना होता है, लेकिन वह पार्टी देना नहीं चाहता है। कॉलिन उसे बताता है कि उसने चीजों को आसान बनाने के लिए जिनको आमंत्रित करना है उन लोगों की एक लिस्ट बनाई है। केन ने देखा कि कोर्नेगो को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन वो चाहता था कि उसको उसका चेहरा ना देखना पड़े। लिस्ट में बस राजा का नाम नहीं है, क्योंकि केवल काउंट और उच्च श्रेणी के नोबेल ही राजा को इनविटेशन दे सकते हैं। केन को एहसास होता है कि उसको सारी तैयारी और सबके लिए गिफ्ट तैयार करने हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि वह सबको क्या देगा। सिल्विया सुझाव देती है कि वो सबको अपने स्टाइल की तैयारी और गिफ्ट दे सकता है और ये आइडिया उसे पसंद आता है। अपनी जादू का उपयोग करके वह कांच का एक गिलास बनाता है, क्योंकि डेली इस्तेमाल के लिए केवल चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है। जहाँ तक भोजन की बात है, केन ने सभी को हैमबर्गर खिलाने की योजना बनाई और सिल्विया को लगता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा खाना है। पीने के लिए वे माउंटेन ड्यू की एक घुट लेती है जो उसको काफी पसंद आती है, लेकिन कहती है कि एक गिलास से इसके बारे में पता नहीं चलेगा। वे एक और गिलास लेती है, उसके बाद एक और लेती है, उसके बाद एक और लेती है। दोनों बोलते हैं कि ये तो पेकड़ है, लेकिन कॉलिन उसे बताता है कि राजा ने उसे बुलाया है। वे केन से नाराज है और उससे पूछता है कि उसे अभी तक उसकी पार्टी का निमंत्रण क्यों नहीं मिला है। वह कहता है कि वह वही है जिसने उसे हवेली दी है, लेकिन ड्यूक उसके चेहरे पर अपना निमंत्रण लहराता है और कहता है कि सिल्क बेहतर लड़की है। राजा रोने वाला होता है और कहता है कि वह अपने फ्यूचर ससुर के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है उससे वो निराश है। केन उसे सच बताता है और बोलता है कि उसको निमंत्रण देने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि वह इतना व्यस्त जो रहता है, इसलिए वो खुद उसे इनविटेशन देने आया है। राजा इसे ले लेता है और बच्चों की तरह दिखाता है और केन को सूचित करता है कि टेलिस भी पार्टी में आएगी। डेब्यू पार्टी की रात आती है और केन सबका स्वागत करता है। सिल्क ड्यूक के साथ आती है और केन उसे सबसे सुंदर लड़की बोलता है और बोलता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वे उसकी रेड ड्रैगन की मूर्ति देखते हैं और सिल्क इंतजार नहीं कर सकती है उसके साथ सोने के रहने के लिए। कॉलिन केन को बताता है कि सबको संबोधित करने का टाइम आ गया है और केन उपस्थित होने के लिए सभी को धन्यवाद देता है और उम्मीद करता है कि उनको पार्टी में मजा आएगा। उसके माता पिता ड्रिंक टेस्ट करते हैं जो कि उन्हें काफी पसंद आती है, यहाँ तक कि ग्लास भी उन्हें प्रभावित करता है। फिर राजा की एंट्री होती है और वो ड्रिंक के ग्लास को देखता है। एक घुट के बाद उसे अपने मुंह में स्वर्ग का अनुभव होता है। भोजन में वह हैमबर्गर का एक टुकड़ा खाता है और उसे बर्गर की व्हाइट क्रीम कुछ ज्यादा ही पसंद आती है। रानी राजा को बताती है कि उसने अभी एक अलग तरह की फीलिंग का अनुभव किया है और केन से वही स्प्रेयर उनके बाथरूम में लगाने के लिए कहती है। राजा भी उसको ट्राई करता है और इतना तेज चिल्लाता है कि सबको आवाज आती है। वे कमरे से ऐसे बाहर निकलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और केन को इस स्प्रेयर को तुरंत उसके बाथरूम में लगाने के लिए बोलता है। केन वादा करता है कि वह उसकी बेटी को सेटिस्फाई करेगा, मेरा मतलब कि वो स्प्रे लगाएगा। और राजा कहता है कि उसका आतिथ्य, भोजन और उसके घर की हर चीज बढ़िया है और ये सबसे बढ़िया मेहमान नवाजी है। केन को बधाई देने के लिए भीड़ उसे घेर लेती है और वह खुश हो जाता है कि उसके प्रयास सफल रहे। हालांकि कॉलिन उसे सूचित करता है कि मुसीबत रास्ते में है। कोर्नेगो आता है और केन की हवेली में प्रवेश करता है। उसे कुत्ते का घर बोलता है क्योंकि वो कुत्ते के घर में जो रहता है। उसको ड्रैगन की मूर्ति के बारे में पता नहीं है और उसको देख वो डर के मारे चिल्लाता है और केन उससे माफी मांगता है कि उसके रेड ड्रैगन ने उसे डरा दिया। वो केन के डेकोरेशन को खराब बोलता है, लेकिन हर कोई सोचता है कि कोर्नेगो का रवैया बेकार है। एक आदमी के तौर पर टेबल पर सिल्विया उसे कुछ माउंटेन ड्यू पिलाती है और वह कहता है कि ये बेकार है, लेकिन उसकी हर गुट को प्यासे कुत्ते की तरह पी जाता है। केन उसे हैमबर्गर देता है और वह उसे खराब बोलता है, लेकिन पूरा का पूरा खा जाता है। सभी नोबल केन के साथ उसके दुर्व्यवहार को देखते हैं और कॉलिन उसे शांत रहने को बोलता है, जिससे उसे एक शानदार आइडिया आता है। वह कोर्नेगो के लिए ग्लास लाता है और बताता है कि ये एक छोटी सी भेंट है। कोर्नेगो कहता है कि उसे सारे ग्लास चाहिए हैमबर्गर की रेसिपी के साथ। वो चिल्लाता है और बोलता है कि उसको तुरंत 100 ग्लास चाहिए। केन माफी मांगता है और कहता है कि वो राज्य की सबसे अद्भुत और मूल्यवान वस्तु उसे गिफ्ट में देगा, जो एक रत्न से भी अधिक आश्चर्यजनक है, जिसको लेने के लिए कोर्नेगो तुरंत उत्साहित हो जाता है। वे उसे राज्य का सबसे बड़ा मूल्यवान गिफ्ट देता है और राजा उसके पीछे से प्रकट होते हैं। यह उसे आश्चर्यचकित करता है और कोर्नेगो को आश्चर्य होता है कि वह इतने छोटे व्यक्ति के घर पर क्यों हैं। राजा गुस्से में जवाब देते हैं कि केन ने उसकी बेटी को बचाया है, इसलिए वो यहाँ आया है। और ड्यूक पूछता है कि क्या वह राजा के बाद आया है क्या। राजा उसे धमकी देता है कि अगर उसने केन के साथ दुर्व्यवहार जारी रखा तो उसकी रैंकिंग छीन ली जाएगी। कोर्नेगो माफी मांगता है और बोलता है कि वो खाने और ड्रिंक से प्रभावित हो गया था, लेकिन राजा उसे एक असली नोबेल की तरह व्यवहार करने के लिए कहते हैं और उसे वहाँ से भागने का आदेश देते हैं।
सिल्क केन के पास आती है और वो जानती है कि ये सब उसका प्लान था। और ड्यूक पूछता है कि क्या उसने उनका इस्तेमाल किया, और वो बोलता है हाँ, उसने राजा का इस्तेमाल किया, जिसको सुनकर राजा थोड़ा गुस्सा होता है। एक हफ्ते बाद केन चलते चलते कैप्टन डाइम से मिलता है। उसे प्रधानमंत्री द्वारा कुछ राक्षस सामग्री को रखने के लिए भेजा गया है, इसलिए डाइम केन को स्टोरेज रूम में ले जाता है। हालांकि केन को लगता है कि ये कमरा बहुत छोटा है। डाइम अचंभित हो जाता है और आश्चर्य में पूछता है कि क्या उसका इतना बड़ा है, और आश्चर्य में पूछता है कि क्या मॉन्स्टर रेड ड्रैगन जितने बड़े हैं क्या। लेकिन केन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वे लेजेंडरी अर्थ ड्रैगन हैं। डाइम हैरान है, लेकिन केन को राक्षसों को मैदान के बीच में छोड़ने के लिए कहता है, इसलिए केन उन सभी को अपने आइटम बॉक्स से बाहर निकालता है। दुर्लभ राक्षसों की विशाल संख्या को देखकर डाइम केन से पूछता है कि क्या वो एक हीरो है या फिर किसी गॉड का शिष्य, जिससे केन एक सेकंड के लिए घबरा जाता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वे अलविदा कहता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन डाइम उससे पूछता है कि क्या वे बाकी नाइट्स के साथ परीक्षण लेना और उनके लीडर से मिलना चाहेगा। डाइम केन को बाकी सैनिकों से मिलवाता है और सूचित करता है कि वे उनके साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे, लेकिन सैनिकों में से एक को आश्चर्य होता है कि क्या उन्हें वास्तव में 10 साल के बच्चे के खिलाफ लड़ना चाहिए। वह बहुत चिंतित है, इसलिए डाइम उसे सबसे पहले केन से लड़ने के लिए बोलता है। सैनिक केन को पहला हमला करने की अनुमति देता है और केन खुशी से सहमत हो जाता है। एक पल में वह अपनी बूस्ट एबिलिटी का यूज करता है और आदमी की आंखों के सामने गायब हो जाता है और एक हमले में उसे हरा देता है। केन उसे धन्यवाद बोलकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन डाइम बोलता है कि उसे एक ही बार में उन सभी से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही केन लड़ने वाला होता है, उनका लीडर उन सभी पर चिल्लाता है। उसने उनसे पूछा कि पूरी सेना एक छोटे बच्चे से क्यों लड़ रही है और उसे गले लगाकर आराम देने की कोशिश करती है। वे डाइम से पूछती है कि क्या चल रहा है। डाइम समझाने की कोशिश करता है कि केन वही है जिसने राजकुमारी को अकेले 50 ओर्क से बचाया था। वह समझ जाती है और वे केन को उसके खिलाफ लड़ने के लिए बोलती है। केन उससे पूछता है कि उसने असली तलवार क्यों पकड़ी है, लेकिन वो बताती है कि इससे और मजा आएगा और वह उसी ओर दौड़ना शुरू कर देती है। केन उसे लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह खूबसूरती से बचने में कामयाब हो जाती है। वह अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाती है और वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। सैनिक प्रभावित है कि कोई है जो लीडर की गति को मैच कर सकता है। केन उसके वार को रोकने और हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका डिफेंस काफी अच्छा है। वह मैजिक का उपयोग करता है और उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन तभी वे उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है और उसके बगल में टेलीपोर्ट करता है। वह अपनी तलवार उसे गले पर रखता है और बोलता है कि द्वंद खत्म हुआ, लेकिन वो अपने जीवन की सबसे बढ़िया वाली फीलिंग को महसूस करती है। वह केन को गले लगाती है और उसे बताती है कि वह उसे शादी करेगी। केन उसे बताता है कि वे अभी तो मिले हैं और वह उसे जानता भी नहीं है। वह अपना इंट्रोडक्शन ड्यूक की बेटी टिजुआना के रूप में देती है और भले ही वह बड़ी हो, वो उसे आश्वस्त करती है कि वो एल्फ है जो 300 साल की उम्र तक जी सकते हैं, जिसकी वजह से वे लंबे समय तक जवान रहेगी। केन उस चिपकू से दूर भागता है और कहता है कि उसे पहले अपने पिता की अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन वह उससे कहती है कि इसमें कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि जब वो घर से निकली थी तो उसने बोल दिया था कि वो घर नहीं आएगी जब तक कि वो अपने लिए जीवन साथी ढूंढ नहीं लेती है। केन बोलता है कि उसे पहले अपने पिता और काफी सारे लोगों से अनुमति लेनी होगी। टिजुआना अपने होश में आती है और डाइम को बताती है कि वह सब सेट करने के लिए राजा से मिलने जा रही है और दोनों फिर किंग के सामने आते हैं। टिजुआना उठ जाती है और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बदल जाती है और वह बताती है कि वह शादी करने जा रहे हैं। राजा पूछता है कि इसका क्या मतलब है और केन बताता है कि उसने अपनी लकड़ी की डंडी से उसकी इतनी पिटाई करी और उसके डिफेंस को पेनिट्रेट कर दिया, इसलिए वो उसके साथ शादी करना चाहती है। किंग बताता है कि टिजुआना सिर्फ सेना की लीडर नहीं है, वे एल्फ से भरे राज्य से है और वहाँ की राजकुमारी है। राजा ने टिजुआना को ये दुखद समाचार दिया कि केन की पहले से ही उसकी बेटी से सगाई हो चुकी है और ड्यूक की बेटी से भी। ये सुनकर वो सोचती है कि केन इतना अविश्वसनीय अद्भुत है कि उसने उसकी बेटी और ड्यूक की बेटी दोनों को फंसा लिया। टिजुआना सोचती है कि अब तो पक्का है कि वह उससे शादी करेगी। वे सभी आश्चर्य में हैं और सोचते हैं कि वो कौन से नशे कर रही है और बाकी सभी वो वाले नशे करना चाहते हैं, लेकिन राजा का कहना है कि उसे अपने पिता की अनुमति लेनी होगी पहले। टिजुआना इसे स्वीकार करती है और केन को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। वे आश्चर्य में पूछता है कि कहाँ, और वे उसे बताती है कि वे अपनी तलवारों को टकराकर अपने प्यार को गहरा बनाएंगे। राजा आश्चर्य में है कि पूरे राज्य में सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट कैसे हार गया और वे ग्राम से पूछता है कि क्या वह केन की ताकत का राज जानता है क्या। हालांकि ग्राम कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन डाइम ने उसे घबराते हुए देखा था जब उसने गॉड्स के बारे में बात की थी, जिससे राजा को और शक होने लगता है। काउंट को लगता है कि वे उसे वह पौराणिक पुस्तक दिखाकर उसकी परीक्षा ले सकते हैं। केन ट्रेनिंग के बाद काफी थक जाता है, उसे कोई बुलाता है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन डाइम उसे पकड़ लेता है और उसे राजा के कमरे में ले जाता है। राजा केन से पूछता है कि वह इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है और केन कहता है कि वह उसका गंदा सा थोपड़ा देखकर थक गया है।
राजा उसे बताता है कि उसे यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाया गया है। काउंट बुक को दिखाता है, एक एम्परर लेवल मैजिक बुक जो पहले राजा यूया की है। केन पूछता है कि क्या वह इस पुस्तक को पढ़ सकता है और राजा उसे अनुमति देता है। वह किताब खोलता है और महसूस करता है कि उसने इन सभी मंत्रों को देखा है। राजा आखिरकार समझ जाता है और बताता है कि किताब के शब्द ऐसे हैं जिसे उनमें से कोई भी पढ़ नहीं सकता है। केन एक बार फिर उसको देखता है और सोचता है कि उसने क्या पढ़ लिया है। राजा बताते हैं कि ये बुक पहले राजा ने जापानी भाषा में लिखी थी। केन सब समझ जाता है क्योंकि वह रीइंकार्नेट हुआ है इस दुनिया में। वे केन से पूछते हैं कि वे वास्तव में कौन है और केन को आभास होता है कि वह अब अपनी असली पहचान नहीं छिपा सकता है, लेकिन सोचता है कि वह इन लोगों पर भरोसा कर सकता है। वह उनसे पूछता है कि क्या वे सब कुछ गुप्त रख सकते हैं जो वह बताएगा, अन्यथा उसे इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। राजा के सहमत होने के बाद केन ने खुलासा किया कि उसके पास अपने पहले जीवन की यादें हैं। वह उसी देश में रहा करता था जहाँ से पहला राजा आया था, जिस देश का नाम था जापान। वह उन्हें इसके बारे में नहीं बताने के लिए माफी मांगता है और ग्राम पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसका बच्चा है। वो बताता है कि गॉड्स ने कंफर्म किया था कि वो उसका बच्चा है जब वो 5 साल का था। पूरा कमरा हैरान हो जाता है कि वह गॉड से मिला है और केन बताता है कि वे सभी पागल हैं और वो उनसे मिलता रहता है। ग्राम उसे अपना रियल स्टेटस दिखाने के लिए कहता है और सभी हैरान हो जाते हैं उसके लेवल को देखकर, जो कि काफी ज्यादा है। राजा को पता नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए। गॉड्स चोजन उपाधि मानव जाति की सबसे बड़ी उपाधि है, यहाँ तक कि राजा को भी उसके सामने झुकना चाहिए। केन उसे रोकता है क्योंकि वह सब नहीं चाहता है। भले ही उसके पास अपने पिछले जीवन की यादें हैं, पर उसका ये वाला जीवन वो है जिसे वो हमेशा से जीना चाहता था। उसके पास वह सब कुछ है जो वह हमेशा से चाहता था, एक प्यार करने वाला परिवार, जादुई शक्तियाँ और उसकी देखभाल करने वाले लोग। इस तरह का जीवन जीने से ज्यादा अच्छा उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में उसके परिवार में से कोई भी उसके साथ जीवित नहीं था, लेकिन अब उसे वह सब कुछ मिल गया है जिसका उसने कभी सपना देखा था। और वह अपने पिता को धन्यवाद देता है उसकी देखभाल करने के लिए। वह सच्चाई को छिपाने के लिए राजा से माफी मांगता है और चाहता है कि वह उसके साथ हमेशा की तरह ही व्यवहार करते रहें। राजा विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता है और वादा करता है कि सभी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। हालांकि वह सोचता है कि केन को उसके बजाय राजा होना चाहिए। तभी तिजुआना कमरे में प्रवेश करती है और उसे केन से शादी करने के लिए अपने पिता की सहमति दिखाती है, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वो केन को अपने साथ ले जाती है। ड्यूक राजा को चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि केन हमेशा से वैसा ही रहेगा जैसा वे हमेशा से रहा है, और राजा को लगता है कि वे वास्तव में उस पर भरोसा कर सकते हैं। वे इस मामले को गुप्त रखने के लिए सभी को कमरे में आदेश देता है। उसकी एक ही इच्छा है कि केन राज्य, उनके परिवार, उन लड़कियों की रक्षा करे जिनकी वह परवाह करता है, और उनकी भी जिनको कभी भी उसकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। और इस तरह ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसके सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 私のはちょっと特殊だから